सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने पिछली क्लास में कंपनी के फीचर्स देखे। हमने देखा कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, फिर परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है। देन कॉमन सील चाहे तो रख सकते हैं। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। कैन स्यू, कैन बी स्यूड एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देख रहे थे अब, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके कारण कंपनी का निर्माण किया जाता है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी, ये कुछ खास फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम कंपनी बनाते हैं। इसमें कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी और सेपरेट लीगल एंटिटी थ्योरी एक्चुअली एक ही है, ये बताया था मैंने पिछली क्लास में कि दोनों सिर्फ नाम अलग है, दोनों का मतलब वही है। कॉर्पोरेट व्हील मीन्स ऐसा माना जाता है देयर इज अ फिक्शनल व्हील बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। जो बाहर से हमको दिख रहा है वो कंपनी है। अगर कोई व्यक्ति कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कंपनी जिम्मेदार है, इसके पीछे जो लोग हैं वो लोग जिम्मेदार नहीं होते। जैसे कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड से आपने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड जिम्मेदार है, बट हम लोग इससे जिम्मेदार नहीं होते। सो हम लोग अलग हैं, कैप्स अलग है। इसी कॉन्सेप्ट को हम सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसी को हम कॉर्पोरेट व्हील थ्योरी भी बोलते हैं। इसमें हमने सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस देखा था, और साथ ही साथ इसमें हमने एक केस और देखा था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी का, जो हमने पहले देखा था। सो उसमें भी सेम ही पॉइंट बताया है कि कंपनी अलग है, ली अलग है, और ली एयर फार्मिंग ये अलग है। वही सेम चीज़ यहाँ बताई हुई है। सो ये हमने पढ़ा था, यहाँ तक रीड कर लिए थे कि कंपनी अलग एग्जिस्टेंस रखती है और उसको बनाने वाले शेयर होल्डर्स वगैरह ये सब अलग होते हैं। भले ही वर्चुअली वो पूरा कैपिटल भी होल्ड करे तो भी कंपनी अलग है और वो व्यक्ति अलग है। अब ये हो गया आपका जनरल रूल। तो जनरल रूल है कि कंपनी अलग है जो बाहर से दिख रही है, और उसके पीछे जो लोग हैं वो लोग अलग हैं, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, ये लोग अलग हैं। ये जनरल रूल हो गया। बट अब इसका तो गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आप सोच के देखो, हम लोग जानबूझकर कंपनी बनाएंगे कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, लोगों से पैसा ले लेंगे, फिर भाग जाएंगे, बोलेंगे हमने थोड़ी गड़बड़ किया है, तो कंपनी ने किया है। सो इससे तो गलत भी कार्य किया जा सकता है, कोई ऐसे धोखाधड़ी की जा सकती है इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट और है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का। सो जब हम इस पर्टिकुलर कॉर्पोरेट व्हील को यूज करके कुछ गलत काम कर रहे हैं तो इस व्हील को लिफ्ट करने का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो जैसा मैंने एक बताया था आपको, एक फिक्शनल व्हील है बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। सो फिक्शनल व्हील है, दैट मीन्स हम ऐसा मान लेते हैं कि एक बुरखा है जिसके पीछे लोग हैं, लेकिन हम जनरली वो बुरखे से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घूंघट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। बट अगर इस घूंघट में छुप के कुछ गड़बड़ की जा रही, गड़बड़ मीन्स वैसे नहीं, अरे वैसे नहीं, यानी फ्रॉड वगैरह किया जा रहा है, तो हम वो घूंघट उठाएंगे, उसके पीछे जो लोग हैं उनको पकड़ेंगे और उनको जिम्मेदार ठहराएंगे। सो ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, आप समझो उस कॉन्सेप्ट को, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। हम वो कॉर्पोरेट व्हील को डिसरिगार्ड कर रहे हैं और असली में कौन लोग पीछे उनको पकड़ रहे हैं। अरे हो गया ना, किसी किसी को ज्यादा ही मजा आती है। ठीक है। सो जब इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है तो ऐसे केस में हम उस व्हील को लिफ्ट करते हैं, इसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पियर्सिंग दी कॉर्पोरेट व्हील बोलते हैं। एंड जो असली में लोग उसमें जिम्मेदार हैं उनको पकड़ के उनके ऊपर लाइबिलिटीज आती है। जैसा कि हमने देखा था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसको तो जेल नहीं भेज सकते हम, हमने कभी ऐसा नहीं देखा कंपनी चली जेल, तो हम जेल किसको भेजेंगे, ये जो लोग हैं इनको पकड़ेंगे अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो। लेकिन ये कब करते हैं, जब गलत कार्य किया जा रहा है। जनरल रूल यही है कि कंपनी अलग है और ये लोग अलग हैं, तो वो लोग जिम्मेदार नहीं है, ये जनरल रूल है। लेकिन जब फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, जानबूझ के गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे केसेस में फिर हम इनको अलग नहीं मानेंगे। सो हम वो व्हील लिफ्ट करेंगे और कंपनी के बदले उनको पकड़ेंगे जो लोग एक्चुअल में वो कार्य कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, मेंबर्स, दे आर हेल्ड पर्सनली लायबल। सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का सिंपल मतलब है disregarding the separate legal entity. That means यहां पे हम कंपनी एंड मेंबर्स या डायरेक्टर्स आर
not considered different. इनको हम अलग व्यक्ति नहीं मानेंगे, ठीक है, तो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स। तो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील का मतलब ही है, मींस लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज अ लीगल पर्सन, दैट इज disregarding the corporate entity and paying regard instead to the realities beyond the legal form, where the courts ignore the corporate personality and concern themselves directly with the members or directors, the corporate wheel may be said to have been lifted. So जब कोर्ट कंपनी को अलग नहीं मान रहा है और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको ही पकड़ रहा है, जो लोग कंपनी चला रहे हैं उनको ही पकड़ा जा रहा है, तो हम मान लेंगे कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई है। अब ये कब होगा? ऐसे कभी भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट नहीं की जाएगी, बहुत कम केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है। जैसे सॉलोमन के केस में क्यों नहीं की गई? क्योंकि सॉलोमन कोई फ्रॉड नहीं कर रहा था, मैंने आपको बताया, वो तो एक जनरल ट्रेड डिप्रेशन के कारण कंपनी डूब गई, उसमें उसकी कोई नीयत खराब करने की नहीं थी, इनफैक्ट वो तो उसको चलाना चाहता था, उसने काफी ट्राई भी किया था कंपनी रिवाइव हो, बट अल्टीमेटली नहीं हो पाई और डूब गई। सो यहाँ कंपनी अलग है और सॉलमन अलग ही है, तो सेपरेट ही है, क्योंकि ये कोई फ्रॉड वगैरह का केस नहीं है। सो व्हील कब लिफ्ट की जाती है? जब ऐसी कुछ गड़बड़ की जाएगी, फ्रॉड किया जा रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट है, कानून को डिफीट करना चाहते हैं, तो ऐसे केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं ये हमको देखना है, जिसपे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। So the following are the cases where the company law disregards the principle of corporate personality or the principle that company is legal entity distinct from and separate from its members or shareholders or members. That means यहाँ पे हम ये रूल नहीं फॉलो करेंगे कि कंपनी अलग है, ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, डिसरिगार्ड करेंगे। दैट मीन्स हम क्या मान लेंगे? दैट कंपनी एंड मेंबर्स आर वन इन द सेम पर्सन, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, अब ये कब कब होता है, इनके हर एक केस हैं, वो केस के हिसाब से हमको एक एक पॉइंट समझाया है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल कब कब होता है, तो एक एक करके हम इनको समझते हैं। So lifting of corporate will, पहला केस है टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर द कंपनी इज फ्रेंड और एन एनिमी। सो इसमें एक केस हुआ था कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी वर्सेस डेमलर कंपनी का, तो एक केस दिया है। इसमें दो कंपनीज होती हैं, एक डेमलर कंपनी लिमिटेड और एक कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनीज रजिस्टर्ड कहाँ होती हैं? इंग्लैंड में। सो लंदन में रजिस्टर्ड होती है, ये भी रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड है और ये भी रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड होती है। इनके बीच रेगुलर डीलिंग होती है, ये दोनों कंपनीज के बीच रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या होता है, डेमलर कंपनी रेगुलरली गुड्स भेजती है कॉन्टिनेंटल रबर एंड टायर कंपनी को, और कुछ टाइम बाद कॉन्टिनेंटल टायर कंपनीज ये पेमेंट कर देती है रुपीस का, जो भी उनकी करेंसी है, पाउंड वगैरह में पेमेंट कर देती है। सो ये रेगुलर इनकी डीलिंग इस प्रकार से चलते रहती है। ये उस समय की बात है जब वर्ल्ड वॉर की स्थिति चल रही थी, और वर्ल्ड वॉर 1 की बात है, उस टाइम जर्मनी और इंग्लैंड में झगड़ा चालू हो गया। अब डी लिमिटेड ये रजिस्टर्ड तो इंग्लैंड की थी, लेकिन इसके जो मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स थे ना, ये जर्मन थे। जर्मन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स, सो ये जर्मन थे। अब जब इनके बीच झगड़ा चालू हो गया, जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में वॉर चालू हो गई। सो आपको पता ही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी के कारण चालू हुई थी, हिटलर, पता है आपको। सो उस टाइम की बात है।
सो आप देखोगे केस भी उसी समय का है, 1914 में वॉर वगैरह थी, ये 1916 में डिसाइड हुआ है, ठीक है। सो उस टाइम की बात है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो 38 वगैरह में चालू हुई थी। सो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, जब ये झगड़ा चालू हो गया दोनों देश लिमिटेड ने ये पैसा देने से मना कर दिया। सी लिमिटेड ये पेमेंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं पे करते हैं, ये रीजन बताते हैं कि अगर हम ये पेमेंट करेंगे तो इट वुड अमाउंट टू ट्रेडिंग विद द एनिमी, कि तुम अब हमारे दुश्मन हो और तुम एलियन एनिमी हो, इसीलिए हम तुमको पेमेंट नहीं करेंगे। तो एक रूल होता है, आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ चुके हो आपने, कि अगर झगड़ा चालू है तो आप एलियन एनिमीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द पीस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट अगर झगड़ा चालू है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं होता। सो यहां पे भी डी लिमिटेड जो है, ये पहले तो ये क्लेम करती है कि भाई देखो हम तो रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड है, और रूल क्या बोलता है, एक कंपनी जहां रजिस्टर्ड होती है वहां की कंपनी होती है। जैसे इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी है। यहां हमने डेफिनेशन पढ़े थे, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, यानी भारत का कंपनीज एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी भारत का। तो जो भारत में रजिस्टर्ड है वो भारतीय कंपनी है। वैसे ही बाहर के कानून भी है, इंग्लैंड के कानून बोलते हैं जो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है वो इंग्लैंड की कंपनी है। इन्होंने बोला भाई हम तो इंग्लैंड की कंपनी है, तो हम अगर इंग्लैंड के हैं, तुम अगर इंग्लैंड के हो, तो अल्टीमेटली देयर इज नो एनिमी, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से संभव है। और ये तो अलग लोग हैं, हमारा रूल क्या है, कंपनी अलग है, ये भले ही जर्मन के हैं, तो इनसे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स जर्मन के हैं। तो जर्मन एक मेटल होता है, उसका गंज वगैरह बनता है, नहीं वो अलग है। जर्मनी के लोग हैं, और इसीलिए कोर्ट ने बोला कि वैसे तो कंपनी को हम अलग मानते हैं, लेकिन जब हमको देखना है कि क्या ये दोस्त है या दुश्मन है, वेदर द कंपनी इज अ फ्रेंड और अ फो, तो हम देखेंगे इनको। ये लोग अगर दुश्मन हैं, ये अगर एनिमी है, तो यहां पे डी लिमिटेड को भी हम एनिमी कंपनी मान सकते हैं। सो यहां कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इसको अलग नहीं माना, कोर्ट ने उसको बनाने वाले और चलाने वाले लोगों को देखा, ये दुश्मन है ना, तो इसको भी दुश्मन बोल दिया। सो कोर्ट ने काफी गहरे शब्दों में वैसे इसका डिसीजन दिया था, आपको यहाँ डिसीजन यहाँ छाप के नहीं दिया है वैसा का वैसा, बट कोर्ट ने बोला था इट इज वेरी ट्रू दैट द कंपनी कैन नॉट बी अ फ्रेंड और अ फो, बिकॉज दोस्ती और दुश्मनी ये दिमाग वालों का काम होता है। बिकॉज द कंपनी नाइदर हैज माइंड नॉर द कंसाइंस, उसका कोई माइंड वगैरह नहीं होता, कॉन्शियसनेस नहीं होता, उसका कोई सोच नहीं होती, इसीलिए वो कभी दोस्त या दुश्मन नहीं हो सकती। ये कोर्ट ने बोला, कितनी गहरी बात है, दोस्ती और दुश्मनी दिमाग वालों का काम है, जिसको दिमाग ही नहीं है वो दोस्ती दुश्मनी क्या करेगा। तो कोर्ट ने बोला, लेकिन फिर भी उसको चलाने वाले या बनाने वाले लोग दुश्मन है, तो फिर हम मान लेंगे कंपनी दुश्मन है। सो ये गहरे शब्दों में बड़ा सोच विचार करके कोर्ट का डिसीजन आया था। सो कोर्ट ने यहां पे क्या किया, इनको अलग नहीं माना, ये एक ही माना गया, कंपनी और ये अलग नहीं माने गए। उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करना, डिसरिगार्डिंग द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, हम अलग नहीं मान रहे। सो यहां पे भी वही कार्य हुआ था। सो ये पहला केस है जो आपको याद भी रखना है, डेमलर कंपनी। इसमें क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर इंडस्ट्री है या कंपनी है, खैर उतना कंपनी है, रबर। सो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, तो ये एक्चुअल केस है जिसमें बताया गया था कि कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है इन डिटरमाइनिंग द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, वेदर द कंपनी इज अ फ्रेंड और अ फो, क्या वो दोस्त है या दुश्मन है, ये जानने के लिए हम कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर सकते हैं। सो वही दिया है। सो डेमलर कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन लंडन, तो बनी कहां थी, इंग्लैंड में, लंडन में रजिस्टर्ड थी, बट इट्स मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स वर जर्मन्स। On declaration of war between England and Germany in 1914, it was held that the company was a German company. Accordingly, the suit filed by the company to recover a trade debt was dismissed on the ground that such payment would amount to trading with the enemy.
So, of course, unlike a natural person, company does not have a mind or conscience, therefore it cannot be a friend or a foe. It may, however, be characterized as an enemy company if its affairs are under the control of people of an enemy country. For this purpose, the court may examine the character of the persons who are really at the helm of the affairs of the company. Helm यानी सेंटर. तो जो सेंटर में है, जो पूरा चला रहे हैं कंपनी को, वो कौन है? अगर वो दुश्मन है तो हम मान लेंगे कंपनी दुश्मन है. ठीक है. सो ये पहला केस हो गया जिसमें हम कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट करते हैं, जिसमें हम डिसरिगार्ड करते हैं कंपनी को अलग और मेंबर्स को अलग नहीं मानना. फिर दूसरा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस हुआ था. कंपनी वॉज फॉर्म टू इवेड टैक्सेस. इसमें एक केस हुआ था, सेकंड जो केस है, इसमें सर दिनशॉ मानिक जी पैतीत का एक केस था. एक बहुत ही अमीर व्यक्ति थे, खूब पैसा था इनके पास, ऐसे जेब से 10 रुपए निकालते थे, 1-2 लाख रुपए गिर जाते थे. इतने अमीर, तो 50-60 हजार भी नहीं, 1-2 लाख गिर जाते थे. इतने अमीर, जैसे टाटा अंबानीज हैं. सो एक जमाने में बहुत अमीर व्यक्ति माने जाते थे. बट आखिरकार सब खत्म हो गया. इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, सब खत्म होता ही है कभी ना कभी. सो एक्चुअल में आप अगर कभी गूगल सर्च करोगे सर दिनशा मानिक जी पतीत, तो एक व्यक्ति आएगा ऐसा मस्त बैठा है, हैट वगैरह लगाया, पाइप पी रहा है, ऐसी मुच्छी उच्छी एकदम. सो बहुत अमीर व्यक्ति पाइप पी रहा है ना. ये ऐसा पाइप नहीं, पाइप है ना वो अलग ही रहता है, चिलम टाइप रहता है. हाँ, चिलम पीते ना, वो शिव जी पीते थे. हुक्का, पाइप, चिलम, शिव जी भी पीते थे, ऐसा बोलते हैं. हाँ हाँ हाँ, फोटो में देखोगे आप. एक वो गजानन महाराज है, वो पीते थे, ऐसे बैठे रहते हैं. मेरे को लगता था यार क्या बजाते हैं ये, कुछ तो भी बजाते होंगे. फिर समझ में आया, अच्छा अरे चिलम है. तो हाँ, ये दिनशा मानिक जी पतीत. तो हाँ, उसमें नहीं दिया होगा, 1-2 फोटो में दिखेगा कहीं. तो टोपी वोपी पहने हैं, तो खूब खूब फेमस, बहुत अमीर. अब इनको तकलीफ क्या थी ना, टैक्स बहुत भरना पड़ता था. सो जो ज्यादा कमाते हैं उनको भी प्रॉब्लम होती, जो नहीं कमाते उनकी प्रॉब्लम है यार पैसा नहीं है. जो बहुत कमा रहे हैं उनकी प्रॉब्लम होती है यार पैसा बचाए कैसे, टैक्स खूब लग जाता है. जैसे मैं हूं, मेरे को अगर 30% टैक्स भरना पड़ रहा है, मैं 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूं, 30 लाख तो टैक्स में चले जाते हैं. सब बहुत मुश्किल है ना. 30 लाख यानी 70 लाख ही कमा रहा हूं मैं. इतनी मेहनत करते, 1 करोड़ कमाते और 30 लाख टैक्स में भर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पिंच होता है, ये गलत है. और सरकार अभी और बेवकूफ बनाती है लोगों को. अब आपने तो, अपन तो क्लास कर रहे थे कल, बजट में बहुत बेवकूफ बनाया गया है खतरनाक लेवल पे. गोल्ड के रेट कम करा दिए, गिरा दिए. अपने को लग रहा अच्छा हो गया, अच्छा हो गया. सो अच्छा नहीं हुआ. हाँ, बताया था क्या मैंने आपको? नहीं बताया. फिर आपको किसने बताया? हाँ, बताया आपको. हाँ, तो मैंने भी वो कल बताया बहुत सारी क्लासेस में कि ऐसे ऐसे रीजंस हैं. बहुत सारी चीज़ों के रीजन बताया. टैक्स जो चेंज किया गया, टैक्स रेट, तो जो भी सीए लोग हैं, एक्सपर्ट है, उनको समझ में आता है. जनरल लोगों को नहीं समझता. जनरल लोग क्या सोचेंगे? जनरल लोग बोलेंगे अरे अच्छा हो गया, सोना सस्ता हो गया. लेकिन जो पढ़ा लिखा है ना, उसको पता लगता है अरे ये तो बेवकूफ़ बनाया है इन्होंने. फिर दूसरा, कैपिटल गेन टैक्स में बेवकूफ़ बनाया. अभी आपको समझेगा नहीं, इंडेक्सेशन एक बेनिफिट मिलता था, वो खत्म कर दिया है. सो वो सब सीए लोगों को समझ जाता है. जनरल लोग को लगता है अरे 20% से 12% टैक्स कर दिया, कितना अच्छा किया. उनको इंडेक्सेशन नहीं समझता. बट अपन पढ़े लिखे, अपने को समझ में आता है, पूरा बेवकूफ बनाए हैं. तो कुछ भी बजट लाया, बहुत ही बेकार है. सबसे वर्स्ट बजट में से एक है. सो यहाँ पे भी अब ये अंकल का भी वही प्रॉब्लम है, टैक्स भरना पड़ रहा है, बहुत बुरा लगता है. 30% टैक्स भर देना पड़ता है. अब इसके कारण ऐसा तो नहीं कर सकते हम पैसा नहीं कमाएंगे, पैसा तो कमाएंगे. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो पैसिव इनकम है, जो इनको इंटरेस्ट वगैरह के रूप से आती थी, तो इन्होंने सोचा कम से कम उतनी तो अपन डाइवर्ट कर देते हैं. इन्होंने 4 कंपनीज बनाए, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, शी लिमिटेड, अरे शी नहीं सी, और डी लिमिटेड. 4 कंपनीज बनाए. और इन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट्स थे ना, ये ट्रांसफर कर दिए इन कंपनीज को. जैसे एफडीज वगैरह थी, कंपनी के नाम से ट्रांसफर कर दिया. जो भी इनके शेयर्स वगैरह रहे होंगे वो ट्रांसफर कर दिए. सो इन पे जो इनकम आती है, डिविडेंड, इंटरेस्ट, ये सब अब इनको नहीं मिला. अपने यहाँ रहता है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स. जितनी इनकम बढ़ती है उतना टैक्स बढ़ते जाता है. जैसे बता देंगे कि 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं, फिर 3 लाख से 7 लाख तक 5%, फिर 7 लाख से 10 लाख तक, ऐसे अलग अलग स्लैब होती है. 10%, फिर 12.5%, वैसे अलग अलग
स्लैब रहती हैं। अब वो जो स्लैब है तो थोड़ा कम जो कमा रहा है उसको कम टैक्स लगता है, ज्यादा कमा रहे तो ज्यादा टैक्स लगता है। अब इनको 30% टैक्स लगता था, इनको काफी तकलीफ जाती थी, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट्स की इनकम ट्रांसफर करने के लिए इन्वेस्टमेंट दे दिया, कंपनी बना के कंपनी फॉर्म किया, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर किए। पहले जो इनकम आती थी इन द हैंड्स ऑफ दिनशॉ, ये इनकम जो भी इंटरेस्ट वगैरह है, डिविडेंड है, ये अब किसके नाम से आने लगा, तो ए लिमिटेड, वैसे ही बी लिमिटेड को भी इंटरेस्ट वगैरह की इनकम आने लगी, सी लिमिटेड को आने लगी और डी लिमिटेड को आने लगी। ये चारों कंपनीज को इनकम आने लगी। अल्टीमेटली ये इनकम ये वापस भी ले लेते थे, ये ऐसा बताते थे कि मैं लोन ले रहा हूं, ये प्रिटेंड किया गया, प्रिटेंडेड एज लोन, और ये कभी रीपे भी नहीं किया। सब कंपनी से जो भी इनकम आ रही थी, गजब डायग्राम बन गया। सो एकदम वो चक्री घुमाते ना आजकल, बस वही है। सो ये इनकम जो है, ये इनकम ये खुद ले लेते थे और रीपे भी नहीं किया। अब जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, सो देखा इनकम टैक्स ऑफिसर ने कि भैया इनकी जो इनकम है, पिछले साल तो इतनी सारी इनकम थी डिविडेंड इंटरेस्ट की, लगभग 25-30 लाख तो इंटरेस्ट और डिविडेंड की पैसिव इनकम ही थी, इस साल तो वो रिटर्न में दिख ही नहीं रही है। सो उसने इंक्वायरी किया तो पता लगा कि ये इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने दे दिया है, बेच दिया है दूसरी कंपनीज को। कंपनी की डिटेल निकाली गई, कंपनी की डिटेल्स पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है, कोई भी व्यक्ति उसको चेक कर सकता है। जैसे आप देखना चाहते हैं कि कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में कौन डायरेक्टर्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं, इवन प्रॉफिट्स कितना कमा रहे, ये सब आप देख सकते हैं। ये सब पब्लिक डॉक्यूमेंट है। थोड़ा 50-100 रुपए का खर्चा आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन, आपको एमसीए की वेबसाइट पे जाके, और उसके बाद आपको ये डिटेल्स भेज दी जाएगी। कोई मतलब नहीं है, हमारा प्रॉफिट है ही नहीं कैप्स का। हाँ, कैप्स का प्रॉफिट नहीं है। कैप्स हम लोग इतनी अच्छी टैक्स प्लानिंग करते हैं कि कैप्स में प्रॉफिट ही नहीं दिखाते हम। हाँ सच में फैक्ट है, बहुत गिनती का प्रॉफिट दिखाना पड़ता है जो एसेट्स खरीद रहे हैं उतने के लिए, कि भाई पैसा कमाए उससे एसेट्स खरीदे, नहीं तो बाकी प्रॉफिट्स नहीं दिखाते हम लोग। प्रॉफिट्स हम लोग विड्रॉ कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, हम लोग निकाल लेते हैं पैसा। कैप्स में कोई पैसा नहीं रहता, कल चलकर कैप्स डूबता है, अगर आपके पैसे डूबते हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसा कुछ होगा नहीं, इतने ज़माने से चला आ रहा है कैप्स, तो कभी किसी का नुकसान नहीं होने दिया हमने। हाँ लेकिन कुछ कुछ क्लासेस करती हैं ऐसी, खासतौर पे साइंस में अभी सुनने को आया। हाँ साइंस में ऐसी क्लासेस हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया, मेरे खुद के एक रिलेटिव उनके साथ हुआ, 11th-12th का एडमिशन ले लिया और फिर 11th के बाद क्लासेस बंद कर दिए। एक्चुअल में हुआ है, तो 11th के बाद उन्होंने सेंटर ही बंद कर दिया नागपुर में। नागपुर में जिन्होंने 11th और 12th की क्लास लगाए थे, 11th पढ़ लिए, 12th के लिए टाटा बाय बाय। ऐसा हुआ है, एक्चुअल में हुआ है। इंजीनियरिंग आईआईटी की कोचिंग है एक, होता है ऐसा। हाँ JEE की, होता है। हाँ ठीक है, नाम नहीं लेना चाहता था मैं, तो ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है, होता है ऐसा कई जगह। अपने यहाँ नहीं होगा बट करते हैं कुछ लोग ऐसी चीजें, ठीक है। जैसे बायजूस है, डूब गया बेचारा, डूब ही गया ना, उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू हो गई, तो उसने बड़ा खर्चा कर दिया था एकदम। अपने इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पे बायजूस लिखा हुआ था, वो फुकट में कर लिया उसने, पैसा दिया ही नहीं अभी तक के। हाँ एक्चुअल में शाहरुख खान को मिले क्या पता नहीं पैसे, हाँ उसको भी मिले क्या पता नहीं। बीसीसीआई ने केस फाइल किया है बायजूस पे इंसॉल्वेंसी की, कि कंपनी पैसा नहीं दे रही है, इसको इंसॉल्वेंट घोषित करो। एनसीएलटी में कोर्ट में केस पेंडिंग है, एनसीएलटी में जाते हैं कंपनी के केसेस। कंपनी है तो उसका केस एनसीएलटी में पेंडिंग है, और अपोजिट पार्टी बीसीसीआई है। बीसीसीआई ने केस फाइल किया, इंडियन क्रिकेट टीम यानी उसके स्पॉन्सर्स, ठीक है। तो ऐसा है। यहाँ पे भी इन्होंने अब टैक्स वगैरह कम भरा, तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने देखा कि भाई ये तो गलत है, इनके पिछले साल इतनी इनकम थी और ये अब कंपनी बना के ट्रांसफर कर रहे हैं, और कंपनी भी इनकी है, कंपनी का और कोई काम नहीं है, ये कंपनी में सिंपली वो इन्वेस्टमेंट रखे हैं, उससे इनकम आ रही है, और कोई काम नहीं है, उसका कोई पर्पज नहीं है। उसने बोला कि ये गलत है, और उसने कोर्ट में चला गया। पहले तो उसने चाहा कि चलो हम ये सब इनकम को आपकी इनकम मान के टैक्स करेंगे, बट इन्होंने झगड़ा किया। जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने बोला कि यस, इनकम टैक्स वाले बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये कंपनीज को हम सेपरेट नहीं मानेंगे, क्योंकि यहां पे इनकम टैक्स बचाना, इनकम टैक्स चोरी करना, ये मेन एम है इसका। टू इवेट टैक्सेस कंपनी का निर्माण किया गया है,
एंड देर इज नो अदर पर्पज, और कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसीलिए कंपनी बना रहे हैं ताकि आपकी इनकम कम हो जाए और आपको टैक्स ना लगे या कम टैक्स लगे। सो कोर्ट ने बोला यहां पे भी हम चारों कंपनी को सेपरेट नहीं मानेंगे, पूरी जो इनकम इनके नाम से आई है ये फिर से जोड़ी जाएगी इन द हैंड्स ऑफ सर दिनशा मानिक जी पेतीत, एंड ये जो बढ़ी हुई इनकम है उसके ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा। सो ये एक और एक्चुअल केस है, इसको सर दिनशा मानिक जी, आए है कि ई है पता नहीं, ई है, ये केस है वर्सेस इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एक और सिमिलर केस है, आप इसके जगह और दूसरा याद रख सकते, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्री मीनाक्षी मिल्स। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, वो नहीं भी लिखे तो चलता है, सिर्फ इन द केस ऑफ मीनाक्षी मिल्स लिख दिए तो चलेगा। सीआईटी है ना, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सो ये एक्चुअल केसेस हैं जिनमें कॉर्पोरेट व्हील्स हैव बीन लिफ्टेड। यहाँ पे द कॉर्पोरेट व्हील ऑफ ऑल द 4 कंपनीज वर लिफ्टेड, सभी चारों कंपनीज की कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट की गई और सबकी इनकम बढ़ाई गई और फिर टैक्स पे करने बोला गया। ऐसा है। चलो ये भी पढ़ लेते हैं एक बार। सो कंपनी इज फॉर्म टू इवेड टैक्सेस, जब टैक्स चोरी करने के लिए हमने कंपनी का निर्माण किया है। Where the corporate entity is used to evade or circumvent tax, the court can disregard the corporate entity. Same example दी आपको, D formed, D यानी वही दिनशा, formed 4 private companies and transferred his investment to them. D took pretended loans, actual में लोन नहीं, pretend कर रहा है, दर्शा रहा है वो, ऐसा बताया कि लोन है, from the companies, जो कि उसने कभी repay नहीं किया, ultimately पैसा रख लिया। In a legal proceedings, the corporate wealth of all the companies were lifted, and the incomes of the company is treated as if they were of D. The court decided that the private companies were a sham यानी bogus, and the corporate wealth was lifted to decide the real owner of the income. So श्री मीनाक्षी मिल्स, ये भी एक केस है और एक सर दिनशा मानिक जी पेतीत का केस है, दोनों सेम ही है। ये सिर्फ बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, ये सुप्रीम कोर्ट तक गया था, बाकी सेम ही केस है, दोनों में सेम ही चीज हुई थी। ठीक है। फिर कंपनी इज फॉर्म टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन और अ वेलफेयर लेजिस्लेशन। सो एक वेलफेयर लेजिस्लेशन को आप अवॉइड करने को अगर कंपनी का निर्माण कर रहे हैं। तीसरा केस, कभी कभी हम कंपनी का निर्माण करते हैं ताकि हमको कोई ऑब्लिगेशन पे ना करना पड़े। एक एक्चुअल केस है, ए कंपनी थी, ए लिमिटेड, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री, इसकी बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंसेस की शीट, अरे शीट, बैलेंस शीट में इसके क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट यहां दिखते हैं। अब इसके बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रहे हैं तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट भी दिखेगा, बाकी के जो ग्रॉस रिसिट्स हैं वो तो रहती ही हैं। इसके अलावा ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनके ऊपर आता है डिविडेंड, यहां डिविडेंड की इनकम दिखती है, शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड। अब यहां डिविडेंड आएगी तो इससे प्रॉफिट आपका क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, इधर रिसिट्स बढ़ रही है तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही। ठीक है। तो ये प्रॉफिट्स बढ़ता है क्योंकि ये इनकम यहां पे प्रेजेंट है तो इसके कारण प्रॉफिट ज्यादा आया।
अब प्रॉफिट ज्यादा आया तो एक कानून है, अपने आप बोनस पे करना पड़ता है। इसके बेसिस पे कितना प्रॉफिट है इसको देखते हुए बोनस आपको पे करना है, बोनस एट द रेट ऑफ 20%। ये हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक्ड होता है। सो मैं आपको बोनस एज पर मैक्सिमम बोनस बता रहा हूँ। बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पहले हुआ करता था अपने कोर्स में, अब हटा दिया। इंटर में लॉ में होता था पहले, तो अभी नहीं है। सो बोनस 20% पे करना पड़ता था। अब इससे क्या होता था ना, एक तकलीफ होती थी कंपनी को लगता था यार ये डिविडेंड इनकम के कारण बोनस अपना बढ़ रहा है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक दूसरी कंपनी बनाई, ए लिमिटेड ने बनाई एक दूसरी कंपनी सी लिमिटेड, और इसके बैलेंस शीट में ये पूरे इन्वेस्टमेंट्स को ट्रांसफर कर दिया। सो यहां पे इन्वेस्टमेंट्स दिखने लग गए। इससे फर्क क्या पड़ा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये जो इनकम थी, अब ये इनकम यहां ना दिखते हुए इनकम भी ट्रांसफर हो गई यहां पे। इससे फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि जो प्रॉफिट हमारा ज्यादा दिख रहा था वो हमने कम कर दिया। कम कर दिया तो बोनस कम हो गया, सीधी बात है, बोनस इज लिंक्ड विद द प्रॉफिटेबिलिटी। सो आपको अगर अकाउंट समझता है तो ये समझ रहा होगा आपको आसानी से, अकाउंट समझता है ना, आप ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट हैं अकाउंट्स के, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं ना, मैं तो लॉ वाला हूँ, मेरे को अकाउंट्स का के भी नहीं आता। नहीं आता ना तो नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। सो यहाँ पे प्रॉफिट्स कम होते हैं, बोनस कम होता है। जब एम्प्लॉयज को बोनस बांटा जाता है, एम्प्लॉयज देखते हैं अरे यार इतना कम बोनस, इस साल तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी थी, अपनी इनकम भी बढ़ी है, सेल्स इंक्रीज हुई है, तो बोनस कैसे कम हुआ, बोनस तो बढ़ना चाहिए था, पिछले साल से कम बोनस हुआ है। यहाँ पे जब बोनस कम आता है तो फिर वो लोग पता करते हैं, उनको अधिकार होता है, वो P&L वगैरह देख सकते हैं बोनस कैसे कैलकुलेट हुआ। उनका ट्रेड यूनियन चेक करता है बोनस वगैरह के कैलकुलेशंस, वो देखता है यार बोनस यहाँ पे कैलकुलेट तो प्रॉपर किया है, लेकिन एक जो इनकम थी डिविडेंड ये नहीं दिख रही है P&L में, जो कई साल से दिखती थी इस साल नहीं दिख रही। वो पता करते हैं क्या ये शेयर्स बेचे गए, तो पता लगता है यस बेचा गया। और किसको बेचा गया, तो एक दूसरी कंपनी को। ये दूसरी कंपनी कौन सी कंपनी थी, तो ये सी लिमिटेड ए लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी थी। सब्सिडरी का मतलब है उसके द्वारा बनाई गई, उसके द्वारा संचालित की गई, कंट्रोल की जा रही है कंपनी। सो एक सब्सिडरी बना के उसको ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने केस फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर कि तुम्हारा ये एम क्या है, ये कंपनी और कुछ तो कर नहीं रही, सिर्फ एम क्या है, आप चाहते हो कि आपको ये जो वेलफेयर लेजिस्लेशन है, कानून है कि बोनस पे करना पड़ता है, ये आप ना पे करो या कम पे करो, अवॉइड करो, इसीलिए आपने ये कंपनी का निर्माण किया है। सो इसीलिए केस का नाम आपको दिखता है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। एक्चुअली पूरा नाम अगर आप देखो तो ये वर्कमैन ने केस फाइल किया था कंपनी के ऊपर, इसीलिए उसका पूरा नाम है वर्कमैन एम्प्लॉयड इन द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री एंड अनदर। तो एंड अनदर इसीलिए, हाँ भावनगर। सो एंड अनदर इसलिए क्योंकि एम्प्लॉय ने ये कंपनी एज वेल एज ये कंपनी दोनों के ऊपर एक साथ केस फाइल किया था, इसलिए एंड अनदर है। तो सब्सिडरी के ऊपर भी केस डाला गया था। कोर्ट ने देखा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं एम्प्लॉइज, यहां पे कंपनी को बनाने का मेन एम है टू रिड्यूस द बोनस ऑब्लिगेशन और टू अवॉइड दैट वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन यानी जो कानून बनाया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज, तो आप उसको अवॉइड करना चाहते हो, और इसीलिए कोर्ट ने बोला कि ये हम कंपनी को सेपरेट नहीं मानेंगे। सी लिमिटेड वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। द प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट्स फिर से क्लब किए गए, द प्रॉफिट्स डिविडेंड फिर से क्लब किया गया, जो इनकम बढ़ के आई उसके ऊपर फिर बोनस पे करने को बोला गया। सो अगेन कॉर्पोरेट व्हील ऑफ सी लिमिटेड वॉज लिफ्टेड एंड जो व्यक्ति एक्चुअल में उसमें जिम्मेदार है उसको पकड़ा गया। सो यहां कंपनी खुद एक दूसरी कंपनी की मेंबर थी, ऐसा हो सकता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, ठीक है। इनफैक्ट पूरा होल्डिंग सब्सिडरी कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड होता है। सो हम देखेंगे आगे होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। तो एक कंपनी जो दूसरी कंपनी को कंट्रोल कर रही है तो वो होल्डिंग कंपनी है, जो कंट्रोल कर रही, जो कंट्रोल हो रही वो सब्सिडरी है।
सो ये एक और एक्चुअल केस है, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। सो आप ऐसा भी नाम लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा नाम है इसका वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री। तो ये उसका पूरा नाम है, एंड अनदर भावनगर। तो ऐसा है। देखते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, कब कब हम कंपनी को सेपरेट नहीं मानते, हम कंपनी को सेम मानते हुए, अलग ना मानते हुए सेम मानते हुए हम डिसीजन पास करते हैं यहाँ पे। सो कंपनी इज फॉर्म टू अवॉइड अ लीगल ऑब्लिगेशन और वेलफेयर लेजिस्लेशन। फॉर एग्जाम्पल बोनस, ग्रेचुटी, पीएफ, ये सब वेलफेयर लेजिस्लेशन कहलाते हैं। If the sole purpose for the formation of the company was to use it as a device to reduce the amount to be paid by way of bonus to workmen, the Supreme Court upheld the piercing of the wheel to look at the real transactions. A Limited purchased shares of B Limited by investing a sum of rupees 4,50,000. The dividend in respect of these shares was shown in the profit and loss account of the company year after year. हर साल ये डिविडेंड दिखाया जाता था, and it was taken into account for the purpose of calculating bonus payable to workmen of the company. Sometime in 1968, the company transferred the shares of B Limited to C Limited, a subsidiary wholly owned by it. Thus, dividend income did not find place in profit and loss account of A Limited, with the result that surplus available for the purpose of payment of bonus of workmen got reduced. Thus, Supreme Court disregarded the separate existence of subsidiary company. C Limited की corporate will lift की गई. The new company C Limited, so formed, had no assets of its own except those transferred to it by the principal company, with no business or income of its own except receiving dividend from shares transferred to it by the principal, and serving no purpose except to reduce the gross profit to of the principal company so as to reduce the amount paid to workers as bonus. सो ये केस है वर्कमैन, ये पूरा नाम है इसका, द वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री एंड अनदर। फिर नोट में दिया है बोनस इज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। सो इसीलिए प्रॉफिट्स कम करके बोनस कम किया जा सकता है। तो ये पूरा मैंने डिटेल समझा ही दिया, बट वो बुक में अलग से इसीलिए दिया है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बुक खरीद लेते हैं, तो उनको पढ़ के समझना चाहिए, नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। सो क्योंकि बोनस का कानून आपको नहीं है, ठीक है। सो समझा होगा आपको। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हम क्या देख रहे हैं, कब कब कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है कंपनीज की। तो जनरल केसेस में नहीं की जाती, भले कंपनी डूब रही है तो भी कंपनी अलग है, लोग अलग हैं। लेकिन हाँ, हम डुबा रहे हैं कंपनी को, जानबूझकर धोखाधड़ी कर रहे हैं, हम कंपनी को बना के आप सबसे पैसा ले लेते हैं और बाद में क्लास व्लास नहीं लेते, भाग जाते हैं। सो यहां कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जा सकती है, बिकॉज ये फ्रॉड है, तो इम्प्रॉपर कंडक्ट है। लेकिन जनरली नहीं लिफ्ट की जा सकती। अगर जनरल केस है, जैसे सॉलमन का केस था, वहां पे भले कंपनी डूब रही है लेकिन उसकी गलती नहीं है, उसने कुछ फ्रॉड नहीं किया है, तो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट नहीं होती। जनरल रूल यही है, कंपनी अलग है और लोग अलग हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस में कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है, ठीक है। फिर एक और केस है, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन। मैं यहीं बना देता हूं। इस केस में क्या हुआ था, एक कंपनी थी मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, नाम नहीं दिया है तो एम करके। ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होती है। अब ट्रांसपोर्टेशन करती है तो इनके रेगुलर ट्रक्स वगैरह चलते रहते हैं। ट्रक्स को ट्रांसपोर्टेशन में लगाने के लिए अलग लाइसेंस लगता है। आप नॉर्मल लाइसेंस यूज नहीं कर सकते, तो लाइसेंस यानी ट्रक का अलग लाइसेंस होता है। ऐसा नहीं कि अपन अपने लाइसेंस पे ट्रक चला सक रहे हैं, वो ट्रक का लाइसेंस रहेगा। अगर वो नेशनल परमिट है तभी आप पूरे देश भर में चला सकते हो। आपने देखा होगा लिखा होता है एनपी, तो एनपी यानी नेशनल परमिट होता है। इवन टैक्सी का अलग होता है,
सो उसके टैक्सेस वगैरह अलग होते हैं। अगर मैं नॉर्मल कार खरीदता हूँ उसके अलग लाइसेंस होता है, लेकिन अगर मैं टैक्सी चला रहा हूँ तो टैक्सी का अलग रजिस्टर्ड लाइसेंस रहेगा। वैसे ही यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टर होता है। अब ये क्या करता है, कुछ गड़बड़ किया, इसने डिफॉल्ट किया, दो चार अपने बिजनेस के कुछ ट्रांजेक्शन्स में धोखाधड़ी किया इसने, और इसीलिए ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन यानी आरटीओ, जैसे अपने आरटीओ होता है वैसे ही ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन है, उसने बोल दिया कि अभी तक आपके पास जितने ट्रक्स हैं उतने ट्रक्स ही चलेंगे, आगे आपको कोई नए लाइसेंस नहीं मिलेंगे ट्रक का बिजनेस करने के लिए। सो उसको डीबार कर लिया था। अब इसीलिए इसने क्या किया, इसने एक दूसरी कंपनी बनाया, एम लिमिटेड ने एक दूसरी कंपनी बना लिया, मान लो ए, और ये कंपनी के नाम से इसने लाइसेंस अप्लाई किया आरटीओ में। तो मैं आरटीओ लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझना आसान होगा। ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन यानी नथिंग बट आरटीओ है, ठीक है। तो ब्रिटिश वहां का, यूके का आरटीओ जो है वहां का। सो ये आरटीओ के पास इसने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया। अब आरटीओ के ध्यान में आ गया कि यार ये ए लिमिटेड जो है ये एक्चुअली क्या कर रही है, तो इट इज एक्टिंग ओनली एज एजेंट, और अल्टीमेटली लाइसेंस यूज कौन करेगा, तो एम यूज करेगा। और एम ने क्यों ए के नाम से लाइसेंस लिया, क्योंकि खुद से अगर वो अप्लाई करता तो रिजेक्ट हो जाती थी एप्लीकेशन, इसीलिए उसने एक सब्सिडरी बनाया और सब्सिडरी बना के उसने लाइसेंस अप्लाई किया। आरटीओ ने ये लाइसेंस भी रिजेक्ट कर दिया। आरटीओ ने बोला तुम भी लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। इनका बोलना था कि कानून की नजरों में ये अलग व्यक्ति है, मैं अलग व्यक्ति हूं, तो इसको लाइसेंस मिलना चाहिए। लेकिन जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, आरटीओ बिल्कुल सही बोल रहा है कि ये कंपनी का मेन एम क्या है, सिर्फ लाइसेंस अप्लाई करना, अल्टीमेटली यूज तो यही करने वाले हैं। सो यहां पे आप ये भी नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कंपनी बना रहे हो टू एक्ट एज एजेंट फॉर दैट ट्रांजेक्शन जो आप खुद नहीं कर सकते, तो ये वाली कंपनी भी अलग नहीं मानेंगे, ये सबको दोनों को मिला के एक कमर्शियल यूनिट माना जाएगा। एंड सिंस एम वॉज नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस, ए वॉज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर लाइसेंस। सिमिलर प्रकार का केस हमने एजेंसी में भी देखा था। एजेंसी में ऐसा का ऐसा एक केस दिया हुआ है, याद है ऐसा कुछ? अगर पहले पता लग जाता है कि ए इज एक्टिंग एज एजेंट, तो कंपनी इसको बोल सकती है कि हम तुमको लाइसेंस नहीं देंगे। तो वैसे जरूरी नहीं होता, जनरल रूल है आपका, एजेंट इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल। बट अगर पता लग गया थर्ड पार्टी को कि अरे ये तो एजेंट है, तो ये मना कर सकता है अगर ये प्रूव कर सकता है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इसके लिए काम कर रहे हो तो तुम्हें लाइसेंस कभी नहीं मिला होता। बताया था मैंने आपको, वो एक एग्जाम्पल के साथ बताया था। बलदेव, दुर्गा प्रसाद की लड़की, बलदेव का लड़का। दुर्गा प्रसाद बोलता है जाओ लड़के को बुलाओ, फिर बुलाते हैं, उसको पसंद आता है, फिर बाद में वो शादी के लिए हाँ भी कर देता है। फिर पता लगता है अरे ये तो बलदेव का लड़का है, तो वो बोलता है कि बेटी अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं कभी तेरी शादी के लिए हाँ नहीं करता। बस वैसे ही केस है, मुझे पहले से पता होता तुम इसके एजेंट हो तो तुमको कभी लाइसेंस देता ही नहीं। तो यहाँ पे सेम प्रकार से कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करके दोनों को एक कमर्शियल यूनिट माना गया है। सो वही सेम एग्जाम्पल है, सेम प्रकार का केस है यहाँ पे। सो समटाइम्स अ कंपनी may be regarded as an agent or trustee of its members or of another company and may therefore be deemed to have lost its individuality in favor of its principal. Here the principal will be held liable for the acts of that company. A transport company wanted to obtain licenses for the vehicles but could not do so if it applied in its own name. It therefore formed a subsidiary company and the application for license was made in the name of subsidiary. The vehicles were to be transferred to the subsidiary company. Held, the parent and the subsidiary were one commercial unit and the application for licenses was rejected. तो उसको अलग नहीं माना गया, दोनों को एक माना गया। तो वही हमारा काम है, हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, दैट मीन्स हम दोनों को सेपरेट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को सेपरेट नहीं माना, दोनों को एक मानते हुए लाइसेंस की एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। सो ये एक्चुअल केस है। एक और एक्चुअल केस है लिपमैन वर्सेस जोन्स। ये केस है, इसमें कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड या इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट एनी लॉ। सो इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, आपको नाम नहीं दिए तो मैं बता देता हूं। समझो ए है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है और बी को बोलता है मैं एक प्रॉपर्टी सेल करने वाला हूं, हाउस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है।
बी खरीदने को तैयार हो जाता है, 1 करोड़ का कंसीडरेशन डिसाइड होता है, एग्जाम्पल है, 1 करोड़ एग्जैक्ट वैसे ही हो जरूरी नहीं। अब बाद में पहले तो ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सेल करने का, बट बाद में ए का मन नहीं होता है इस हाउस को बेचने का। अब अगर वो मना करेगा तो इट विल अमाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए वो अपने एडवाइजर के पास जाता है, सीए के पास जाता है, सीए को पूछता है भाई अब क्या करूं। सीए बोलता है देखो एक काम करो, एक कंपनी बनाओ। वो कंपनी बना देता है। फिर बोलते हैं अब क्या, तो अब बोले अब एक काम करो, ये जो मकान है हाउस, ये हाउस बेच दो इसको और इससे पैसा ले लो। वो बोले ठीक है अब क्या, तो बोले अब क्या, बात खत्म हो गई, मकान किसका है, तुम्हारा मकान है क्या, तो बोले नहीं, किसका है, कंपनी का, तो तुम कैसे बेच सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, और इम्पॉसिबल है तो ब्रीच भी नहीं कहलाता। सो यहां पे इसने बोला अरे बढ़िया हो गया है, तो बी जब आता है कल चलकर क्लेम करने की चलो परफॉर्म करेंगे, तो बी को ये बता देता है अरे भाई वो मकान तो मेरा है ही नहीं, ये मकान किसका है, तो कंपनी का है। अब बी पता करता है कंपनी किसकी है, तो देखता है तो पता लगता है कंपनी ए ने ही बनाई है, एंड इसमें और कोई बिजनेस है ही नहीं, सिंपली ये मकान इसने होल्ड करके रखी है और कोई काम ही नहीं है। अब बी बोलता है यार यहां तुमने मकान इसलिए ट्रांसफर किया ताकि तुमको कॉन्ट्रैक्ट ना पूरा करना पड़े। वो कोर्ट चला जाता है, एंड कोर्ट ऑर्डर्ड द कंपनी एंड ए टू स्पेसिफिकली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां पे ऑर्डर किया गया था। तो यहां पे भी ये कंपनी को हम सेपरेट नहीं मानते हैं, कंपनी और ए को एक मानते हुए ए को बोला गया कि मकान बेचा जाए, सो कंपल्सरली सेल करने बोला गया। सो वही केस है। सो कंपनी फ्रॉड करने को बनाई गई थी, या इम्प्रॉपर कंडक्ट, या टू डिफीट लॉ। The corporate will may be lifted if the company is formed to defeat the law, defraud the creditors, avoid legal obligations arising by way of a contract, where the device of incorporation is adopted for some illegal or improper purpose, for example, to defeat or circumvent law, to defraud creditors, or to avoid legal obligations. The defendant attempted to avoid completing the sale of his house to the plaintiff. So वो नहीं करना चाहता था house sale by transferring to the company formed for the purpose. But the court ordered both the defendant and company to specifically perform the contract with the plaintiff. तो यहाँ specific performance of contract का order पास किया गया। एंड लास्ट केस जो आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिखेगा, ये मैंने रखा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमेशा कंपनी के नुकसान के लिए कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगी, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के फायदे के लिए कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो रही है। सो ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं है, अपन ने इसीलिए रखा था ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। इसमें एक्चुअली ऐसा हुआ था कि एक कंपनी बनाई जाती है न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड, और ये एक टेंडर के लिए अप्लाई करती है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास ये टेंडर फिल करती है, टेलीकॉम का टेंडर होता है, आपको पता होगा गवर्नमेंट लाइसेंस देती है 2G 3G 4G 5G, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट ये बेचती है लाइसेंस। सो ये लाइसेंस अगर समझो रिलायंस ने लिया तो रिलायंस सिर्फ वो सर्विस दे सकता है, बाकी लोग नहीं दे सकते। बाकी लोग को देना है तो रिलायंस को पैसा देंगे रॉयल्टी, और उसके बाद उससे सर्विस ले सकते हैं। सो वैसे यहाँ पे एक न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड करके कंपनी बनी थी। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका टेंडर रिजेक्ट किया, और रीजन क्या दिया कि तुम नई कंपनी हो, न्यू कंपनी हो करके, तो इसीलिए तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए हम तुमको टेंडर अलॉट नहीं कर सकते। रीजन था नो एक्सपीरियंस, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण आपको टेंडर नहीं दिया जाएगा। कंपनी ने बोला कि भाई देखो हम जो कंपनी नए हैं, लेकिन नई कंपनी हमने बनाए क्यों, क्योंकि हम छोटी छोटी बहुत सारी कंपनी चला रहे थे, बहुत सारे लोग थे, ए है बी है सी है, ऐसे 3-4 जन मिलके अलग अलग कंपनी चला रहे थे। छोटी छोटी कंपनी के नाम से टेंडर ये फिल करते तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाता, इसीलिए तीनों ने मिलके एक नई कंपनी बनाया न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड, और इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ये जो तीनों कंपनीज थी इनका एक्सपीरियंस जो था 20 साल 25 साल से ये सेम बिजनेस में काम कर रही थी। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई यहां पे हमारा एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए टेंडर अवार्ड करते वक्त, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तुम अलग लोग हो और कंपनी अलग है। कोर्ट ने जब ये केस देखा, कोर्ट ने बोला कि नहीं, गवर्नमेंट गलत कर रही है। अगर उनका सिर्फ ये रीजन है कि एक्सपीरियंस नहीं है इसीलिए आप टेंडर अलॉट नहीं कर रहे, तो एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली ये कंपनी भी तो यही लोग चलाने वाले हैं, तो इनका एक्सपीरियंस आपने काउंट करना चाहिए टू अवार्ड द टेंडर। तो ये एक्चुअल केस है, भारत सरकार के खिलाफ हुआ था।
सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसीलिए आपको दिखेगा न्यू हॉराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1997 का। सो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम। बता देता हूँ। तो घोटाला हुआ था ना, 2G घोटाला वगैरह नाम सुने होंगे, तो ये सब घोटाले का हिस्सा है। तो 2G में घोटाले हुए थे, सो उसका ही हिस्सा है ये। सो कभी कभी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी भी कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की जाती है। यहां पे कोर्ट ने बोला इसको और इनको अलग नहीं मानेंगे, हम दोनों को सेम मानेंगे, डिसरिगार्डिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी। So to determine the technical competence of the company, a company was formed as a joint venture by other companies for the purpose of telecom tender. Company was new, but its major shareholders had vast experience in the field. However, the tender evaluation company rejected the tender on the ground that the company had no experience in the field. Supreme Court held that experience of major shareholders can be considered as experience of the company for the purpose of awarding a tender or a contract. तो वही दिया है, दस कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड इवन फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। ये आईसीआई के मटेरियल में आपको नहीं दिखेगा, बट अपन ने इसीलिए लिखा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसा मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा कंपनी की गलत चीजों के लिए कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी को फायदा दिलाने को कॉर्पोरेट विल लिफ्ट की गई। सिंपली मतलब यह है कॉर्पोरेट विल लिफ्ट करने का कि हम कंपनी और व्यक्तियों को अलग नहीं मान रहे, उसको बनाने वाला और वो एक ही ऐसा मानते हैं। दैट इज कॉल्ड एज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज अपनी एक और क्लास है, दूसरी क्लास है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास है, उतनी बड़ी लेंगे नहीं अपन। उतनी बड़ी क्लास बहुत खतरनाक पड़ जाएगी, क्योंकि वैसे ही दूसरी इसके बाद एक क्लास और है आपकी। तो आज अपनी 10:50 से 12, फिर मेरी एक क्लास है 12 से दूसरी, फिर उसके बाद फिर से 1:40 से अपनी क्लास है। 3:25 तक है, बट 3:25 तक बहुत खतरनाक भारी पड़ जाएगा, क्योंकि 2 बजे से है, 1:40 से है ना। चेंज हुआ क्या कुछ? एक सेकेंड। अच्छा, 2 से है क्या, 1:40 से नहीं है? हम्म, 2 से है, ठीक है। तो 2 से 3:25 है, ठीक है, उतना तो ले सकते हैं अपन। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ, 9.2, इतना पहले? एकदम आउट ऑफ द टॉपिक आ गया क्वेश्चन, बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। तो 9 यानी एजेंसी होगा ना, तो इतना पुराना क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? हाँ, 9.23। क्वेश्चन नंबर 19। Radheshyam borrowed a sum of rupees 50,000 from a bank on security of gold on 1/7/2019 under an agreement which contains a clause that bank shall have a right of particular lien on the gold pledged with it। हाँ, तो जब एग्रीमेंट है स्पेसिफिकली पर्टिकुलर लीन रहेगा तो पर्टिकुलर लीन रहेगा। Radheshyam thereafter took an unsecured loan of 20,000 from the same bank for 3 months. On 30/9/2019 he repaid entire secured loan of 50,000 और गोल्ड वापस मांगा, बट बैंक डिसाइडेड टू कंटिन्यू द लीन ऑफ गोल्ड अंटिल डिसाइड वेदर द इट इज वैलिड। तो वैलिड नहीं है। देखो, स्पेसिफिकली जब दिया है पर्टिकुलर लीन तो फिर यही होगा। अगर आपको कुछ नहीं लिखा होता तो उनको जनरल लीन मिलती है, बट यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है कि नहीं, हमको पर्टिकुलर लीन का राइट रहेगा। सो ये जितने भी रूल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कैसे होते हैं, आप जब तक इसके विपरीत कुछ एग्री नहीं करो तब तक। सो यहाँ पे आंसर होना चाहिए कि बैंक यहाँ पे लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हाँ, वही दिया है, नॉट वैलिड। हाँ,
हाँ बट लेकिन वो कब रहता है, अगर कुछ एग्री नहीं किया हर जगह, अनलेस अदरवाइज एग्रीड है, अनलेस देर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, जितने भी रूल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वैसे ही होते हैं। सो जब इसमें अलग लिखा ही है कि पर्टिकुलर लीन होगा तो पर्टिकुलर ही रहेगा। सो आप स्पेसिफिक एग्रीमेंट से कभी भी जनरल पॉइंट्स को ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर है, आंसर सही दिया है उसका, तो ध्यान रखना। चलो अब कंपनी के प्रकार देखेंगे हम, कंपनी कैसी कैसे बनती है, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स भी हम डिवाइड कर सकते हैं। वन पर्सन कंपनी, एक मेंबर होता है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हम डिवाइड कर सकते हैं, अनलिमिटेड या लिमिटेड, लिमिटेड में भी लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये हम समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, एंड सम अदर क्लासिफिकेशंस लाइक गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट, निधि कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, कंपनी फॉर्म फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ये हम अलग अलग करके अभी समझेंगे। ये एक्चुअली ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो है ना, ये कंपनीज एक्ट में आपको सेक्शन 3 में लिखा हुआ है। सेक्शन 3 बताता है कंपनी में बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 2 और मोर पर्सन्स, तो काइंड्स ऑफ कंपनी ये बताया हुआ है। सेक्शन नंबर 3 में, सेक्शन 3 बताता है कि 3 प्रकार से हम पहले कंपनी को विभाजित कर सकते हैं। अरे कुछ अजीब ही होता है कभी कभी। तो 3 हिसाब से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला, प्राइवेट कंपनी। दूसरा, पब्लिक कंपनी। तीसरा, ओपीसी। अरे ओपीसी नहीं, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, प्राइवेट कंपनी में 2 लोग मेंबर्स रहेंगे मिनिमम, प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में 7, ओपीसी में 1। अब ये जितनी भी कंपनीज हैं, अगेन सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, सच कंपनी पब्लिक हो, प्राइवेट हो या ओपीसी हो, इट में अगेन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। लिमिटेड लायबिलिटी वाली या अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी में भी 2 हिसाब से हम इसको अगेन विभाजित कर सकते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। अब लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड अगेन 2 हिसाब से क्लासिफाई हो सकती है, हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। सो टोटल सेक्शन 3 के हिसाब से इतने क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन। तो कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होगी, फिर प्राइवेट में भी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो 5 प्रकार निकल के आते हैं प्राइवेट कंपनी के। सिमिलरली पब्लिक कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स एक प्रकार, लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तीसरा, पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल चौथा, पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल पांचवा। वैसे ही ओपीसी। टोटल ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपकी, टोटल 15 टाइप्स की कंपनीज बन सकती है एज पर कंपनीज एक्ट।
ठीक है, सो ये अगली क्लास में हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं, कंपनीज कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से बनती हैं। चलो, थैंक यू।